हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता के क्लास 10th इतिहास के चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरस्वती सिंधु सभ्यता जो पाठ है उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो 2022 में कौन कौन से प्रश्न पेपर में आए थे, 2023 में कौन कौन से आए थे। और यदि आप 10th क्लास में हैं या 9th में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता क्लास 10th इतिहास चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी उसकी जो नगर योजना थी वह क्या थी। दूसरा है और मैं यो 2022 में यो प्रश्न आया है। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की कोई दो विशेषताएं लिखिए। सरस्वती सिंधु सभ्यता की विभिन्न प्रकार के भावनाओं पर नोट लिखें। जो ये 2022 में आए हैं दोनों प्रश्न। और सरस्वती सिंधु सभ्यता की भावनाओं की संरचना कैसी थी, इन सभी का एक ही उत्तर है जो मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ साथ उसके उत्तर भी करेंगे। शुरू करते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं। इस सभ्यता की नगरों के प्राय पूर्व और पश्चिम दिशा में दो टीले मिलते हैं। पूर्व दिशा के टीले पर आवास क्षेत्र और पश्चिम दिशा के टीले पर दुर्ग स्थित था। जिसे कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में जो इसकी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन करवाई उसमें भी मैंने आपको बताया था। जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी वो उसकी दो टीला था। एक टीलो तो जैसे कि पूर्व में, जिस तरह पूर्व है, पूर्व में एक टीलो तो ये हो गयो और एक है पश्चिम को एक टीलो ये हो गयो। जो पूर्व दिशा की टीले और पश्चिम दिशा की टीले, पूर्व दिशा की टीले पर आवास क्षेत्र, इस पर आवास क्षेत्र ये जिस तरह के आवासीय लोग था, मतलब कि जिसमें सैनिक हो गया, मिस्त्री, काम करने वाले, श्रमिक और इत्यादि लोग रह करदा। जो पश्चिमी थो, जो दुर्ग स्थित तो न उसके अंदर राजा महाराजा और मंत्री आदि जो बड़े बड़े लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे वो रहते थे। अगली लाइन में नगर के आवास क्षेत्र के सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार। देखो यो आपने बताना रही जो आवास क्षेत्र था ना उसमें सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। दुर्ग के अंदर प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन और अत्राद्रक स्थित थे। जो अनानागार है, अनानागार मतलब जिस तरह की जो दुर्ग पश्चिम जो दुर्ग थो ना उसमें एक अनानागार बनाया करता। उसमें पूरे जो गांव थो ना उसको सारा पूरा अनाज उड़े इकट्ठो करो जाया कर दो, वो अनानागार होया कर दो। और उसका मैं एक स्नानागार भी बनाया कर दो जिसमें लोग स्नान करया करता। उसके बाद में अभी तीसरा पॉइंट पढ़ांगा। इस सभ्यता की सड़कें नगरों को 5 से 6 खंडों में विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कें 9.5 मीटर की तथा गलियां औसत 3 मीटर की थी। देखो इस सभ्यता की जो नगरें थी, नगरों को सड़कें जिस तरह की आपने मैं बताऊं, एक मिनट, जिस तरह यो नगर हो गयो, इसकी एक या रास्ता हो गयो, इस तरह एक यो रास्ता हो गयो, फिर एक यो रास्ता हो गयो, इस तरह एक रास्ता, इस तरह 1 2 3 4 5 भागा में बांट दिया कर दी।
एक नगर को सड़कें 5 भागों में बांट देती थी, 4 से 5 से 6 भागों में बांट देती थी। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कें, जो मोहनजोदड़ो जो मुख्य सड़क थी, एक जिसने अभी इंग्लिश में मेन रोड कह कर रहा, जो मुख्य सड़कें तो थी, चौड़ी होती थी, जो 9.5 मीटर की 9.15 मीटर की 9.15 मीटर की होया कर दी। और जो गलियां, जो घर के सामने जो गलियां थी ना, छोटी गलियां, वो 3 मीटर की होती थी। जैसे कि एक तो मेन रोड होता है और एक वैसे हमारे घर के सामने गलियां होती हैं, तो जो गलियां थी वो तो थी 3 मीटर की, और जो मुख्य जो सड़कें थी, जो मेन रोड थे, वो थे 9.15 मीटर की। सड़कें कच्ची होती थी, वहाँ पर पक्की ईंटें नहीं होती थी, वो सड़कें कच्ची होती थी, लेकिन साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता था। सड़कों के किनारे कूड़ेदान भी रखे जाते थे। जो कूड़ा जो सड़कें थी ना, वहाँ जैसे कि ये सड़क हो गई, इसके किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे, जैसे कि जगह जगह पर कूड़ेदान रखे जाते थे, जैसे जिससे कि क्या होता था कि कचरा वगैरह नहीं फैलता था, उसमें सफाई होती रहती थी। घरों की नालियां सड़क के किनारे बड़े नाले में गिरती थी, फिर नाले के माध्यम से पानी नगर से बाहर जाता था। नालियों की पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, इनसे ऊपर से ढक दिया। देखो, जो घरों की नालियां थी, जैसे कि एक तो ये हो गई, ये सड़क हो गई, ये इसके साथ में घर हो गए। इन घरों की जो भी नालियां थी ना, वो नालियां यहाँ पर जो सड़क की जो एक मुख्य नाला होता था, ये पक्की ईंटों से बना होता था नाला, ये इस नाले के साथ में चलती थी, और इस नाले को ऊपर से ढक दिया जाता था, जिससे कि बदबू वगैरह ना आए। इस सभ्यता की आवासीय भावनाओं, एक मिनट, इस सभ्यता की आवासीय भावनाओं में 3-4 कमरे, रसोई घर, इस आवासीय भवनों, जिस तरह की जो आवासीय जो भवन था ना, जो घर था, उनमें 3 से 4 तो कमरे होते थे, रसोई घर, स्नाना घर, और भवन के बीच में आंगन होता था। संपन्न लोगों, ये संपन्न दे रखा है कहीं, आप और कुछ सोचो इसको। संपन्न लोगों के घरों में कुआं और शौचालय भी थे, जो जिनके पास ज़्यादा पैसे होते थे उनके घर में शौचालय और कुआं भी होता था। मकानों में खिड़कियां, रोशनदान, फर्श और दीवारों पर प्लास्टर की सबूत भी मिले हैं। ये हमारा एक प्रश्न हो गया, ये 5 नंबर का आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब हमारा ये 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें ये 2023 में HBSC ने पूछा था। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान से करना। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कें गलियों की व्यवस्था कैसी थी? सड़कों और गलियों की व्यवस्था में मुख्य सड़कों शहर को 5 से 6 खंडों में विभाजित करती थी। वह बात है, जो गांव था या जो शहर था, उसने 5 से 6 भागों में बांट दिया कर दी। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कें औसत 9.115 मीटर चौड़ी होती थी, और औसत गलियां जो औसत सड़कें 3 मीटर की होती थी, चौड़ी होती थी। सड़कें कच्ची थी, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये वो है, आप घुमा फिरा के कुछ भी इसमें लिख सका। हाँ, उसका अगला प्रश्न है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की पतन के कारणों को विस्तार से चर्चा करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट VIP प्रश्न है, यो जरूर करियो। यो UT टेस्ट हो, UT टेस्ट में पूछो जाया करे। मेरे जो UT टेस्ट हुए थे उनमें भी यो प्रश्न पूछो गए थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता पतन के कारण, मैं भी खुद 10th क्लास में हूँ, जिसका मन ज़्यादा बेरो है। इस सभ्यता के पतन के नहीं, बिल्कुल अनेक कारण उदाहरण नीचे पतन के प्रमुख कारण दिए गए निम्नलिखित में। देखो, सबसे पहले तो प्रशासनिक शिथिलता। देखो, इसमें क्या है, प्रशासनिक शिथिलता
बस्ती का आकार सीमित होने के कारण और स्वच्छता में कमी के कारण यह सभ्यता समाप्त हो गई। देखो, इसको आसान भाषा में आपने समझाऊं, जैसे कि यह एक बस्ती है, इसमें एक बस्ती के अंदर लोगों की मात्रा ज्यादा होगी, ज्यादा घर बन गया। आपने बेरो है, यदि ज्यादा घर होंगे थोड़ी जगह में, कम जगह में ज्यादा घर यदि होगा तो उड़ गंदगी फैलेगी। गंदगी फैलने के कारण उड़त लोग उसने छोड़ के जान लग गया। एक कारण तो ये हो गयो, ये आपने समझ में आ गई प्रशासनिक शिथिलता के वगैरह। दूसरो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन वर्षा कम होने के कारण तथा सरस्वती नदी का पानी सूख जाने का उनका पतन हुआ। जिस तरह की जलवायु है, जलवायु देखो, एक जो जगह है, जैसे वर्षा की कमी के कारण वर्षा की कमी होगी, जिस तरह लोग कृषि को नहीं कर पाया। सरस्वती नदी का पानी सूखने की वजह से उनका पतन हो गया। वह वर्षा को नहीं, उसका कारण जो सरस्वती नदी है उसका अंदर पानी को नहीं आयो, और पानी की वजह से पानी न होने की वजह से वह लोग वहां से उसको छोड़कर चले गए। आप इसमें अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं जोड़ के। दूसरा है अपना बाढ़। बाढ़ में मोहनजोदड़ो में चाहुंदोड़ लोथल भगतराव के उत्खनन में बाढ़ के साक्ष्य भी मिले हैं। यह भी पतन का कारण है। जो मोहनजोदड़ो चाहुंदोड़ लोथल भगतराव के उत्खनन में, मतलब कि उसकी खुदाई करी जिद बेरोपाटो की, यहाँ पर बाढ़ भी आई है। बाढ़ के कारण भी उड़त लोग चला गया, जिस तक कि उड़े वह जगह खाली होगी। विदेशी व्यापार का और गतिरोध। जो विदेश जो व्यापार होया कर दो ना, उसमें गतिरोध है। इस सभ्यता के विदेशी व्यापार में कमी आने के कारण, मतलब कि आर्थिक ढांचा कमजोर हो गया। जिससे कि पहले तो लोग बहुत ज्यादा संख्या में उड़ते विदेश से, और यह सभ्यता है सरस्वती सिंधु सभ्यता, तो इस तो ज्यादा वो होया कर दो, व्यापार होया कर दो, उसमें कमी आने के कारण जो सरस्वती सिंधु सभ्यता का लोग था वह नहीं सोचा कि ज्यादा व्यापार हो को नहीं, उसका कारण वह उड़द छोड़ के चल गया। जिसके कारण बहुमूल्य वस्तुओं की जगह स्थानीय उत्पादन की मांग बढ़ने लगी। लोगों के जीवन स्तर में बहुत भारी गिरावट आई। एक दूसरा है महामारी। यो तो आपने पक्को लिख के ले जानो है। महामारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 मानव कंकाल के अध्ययन से पता चलता है कि उनमें 41 की मौत मलेरिया से हुई। महामारी अगर आप दोनों बुझ लियो जाओ, सरस्वती सिंधु सभ्यता थी, उसके अंदर कौन सी महामारी आई थी? वह थी मलेरिया महामारी। इस सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है। जो महामारी थी न, एक जो साइंटिस्ट था उनने 42 मानव का कंकाल मिला, उन मत जो 41 था न, उनकी मौत किस चीज से हो रही थी? मलेरिया तो हो रही थी। इसलिए एक यह भी कारण हो सकता है महामारी का कारण। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न हमारा, सरस्वती सिंधु सभ्यता के व्यापारिक केंद्रों की सूची बनाइए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और चाहुंदोड़। देखो, इसमें अब के दियो गयो है जो व्यापारी, उसमें लोग व्यापारी चुक्कर करया करदा, पे हड़प्पा तक व्यापार करया करदा, मोहनजोदड़ो तक करया करदा, लोथल तक करया करदा, कालीबंगा तक करया करदा, चाहुंदोड़ ते भी करया करदा। उसका अपना 5वां प्रश्न है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की विस्तार कहाँ तक फैला था? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सरस्वती सिंधु सभ्यता की विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था? इस सभ्यता पूर्व आलमगीरी, आप जो ये ब्रैकेट में जो दे रखे हैं ये भी आप लिख सका है। जिस तरह यो पश्चिम है, इस साइड पश्चिम, एक मिनट, इस साइड तो हो गया पश्चिम,
और इस साइड हो गया पूर्व। तो पश्चिम में तो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और पूर्व में सॉरी जो पूर्व था ना, पूर्व में तो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर ना भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी कहा करें, पश्चिम में बलूचिस्तान तक है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश थो उड़ते बलूचिस्तान तक है। उत्तर में मांडा मतलब जम्मू से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र, एक मिनट, महाराष्ट्र तक था। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बलूचिस्तान और जम्मू तक लेके महाराष्ट्र तक इसका यह फैला हुआ था। सीधा सीधा यह लिख सकते हैं, यह सभ्यता पूर्व, यह सभ्यता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बलूचिस्तान तक और उत्तर में जम्मू से लेकर महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। इस सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, ये एक और प्रश्न हो गया। इस सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। इस सभ्यता का क्षेत्रफल 2,15,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसे पूर्व में पश्चिम तक, जो पूर्व तक पश्चिम को थो ना वो थो 1,600 किलोमीटर, और जो उत्तर तक दक्षिण में थो ना वो थो 1,400 किलोमीटर। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 पढ़ाऊंगा। सरस्वती सिंधु सभ्यता की भावनाओं की संरचना कैसे होती थी? सरस्वती सिंधु सभ्यता की आवासीय को सामुदायिक भवन मिलते थे। जो सरस्वती सिंधु सभ्यता जो उसको आवासीय जो क्षेत्र था उसमें सामुदायिक भवन मिलते थे। आवासीय भवनों में 3-4 कमरे, रसोई घर, स्नान घर, भवन, बीच में एक आंगन होता था। सामुदायिक भवनों में सभा भवन, अनानागार और स्नानागार मिलते हैं। मोहनजोदड़ो, अगला प्रश्न पढ़ा अभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त खंडित पुरुष की मूर्ति का वर्णन करें। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसमें भी याद करियो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त खंडित पुरुष की मूर्ति 19 सेंटीमीटर लंबी है, जो तृतीय अलंकरण से युक्त शाल ओढ़े हुए है। इसकी दाढ़ी विशेष रूप से संवरी हुई है और केस पीछे की ओर सवार कर एक फीते से बंधे हुए हैं। दाहिनी हाथ पर एक भुजाबंद बंधा हुआ है। जो मोहनजोदड़ो तक जो खंडित पुरुष की मूर्ति जो प्राप्त हुई थी उसकी लंबाई थी 19 सेंटीमीटर। अगर आप कन्नू बुझ लियो जाओ मोहनजोदड़ो से प्राप्त खंडित पुरुष की मूर्ति की लंबाई कितनी थी, तो 19 सेंटीमीटर आपने बताना है। जो तृतीय अलंकरण से युक्त शाल ओढ़ी हुई थी। जैसे कि एक बार मैं आपको डायग्राम वैसे बना के दिखा देता हूँ, रफली डायग्राम देखो। ये तो उसका फेस हो गया, फेस यहाँ से उसका टूटा हुआ था, और जो यहाँ से वो दिखा रखा था, इस साइड से उसका एक कंधा टूटा हुआ है, और दूसरी साइड से यहाँ पर एक वो ऐसे साल ओढ़े हुए है। उसके ऊपर तृतीय अलंकरण मतलब कि ऐसे छोटे छोटे खाने मतलब कि डब्बे से बने हुए हैं, उसको तृतीय अलंकरण बोला जाता है। तृतीय अलंकरण से युक्त शाल ओढ़े हुए है, इसकी दाढ़ी विशेष रूप से संवरी हुई है। जो उसकी जो दाढ़ी है ना, दाढ़ी उस दाढ़ी वो सवार रखी है, अच्छी तरह से सवार रखी हुआ। और एक मिनट, और केस पीछे की ओर सवार कर एक फीते से बंधी हुई है। केस पीछे से मतलब जो शाल है ना वो पीछे बांध रखे हुए है, एक फीते से बंधे हुए है। दाहिनी हाथ पर एक भुजा बंधा हुआ है। जो उसको दाहिनी हाथ हो ना उसके ऊपर, एक मिनट में अपना जिस तरह की यह मूर्ति होगी उस यो दाहिनी हाथ होगी, उसके ऊपर इस तरह को एक पट्टी सी बंधी हुई है। भुजाबंद बोलते हैं इसको, इसके ऐसे ऐसे भुजाबंद पट्टी सी बंधी हुई है। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा आज का 8वां प्रश्न। मोहनजोदड़ो से मिली पशु और पक्षियों की मूर्तियों का वर्णन करें। मोहनजोदड़ो से मिली पशु और पक्षियों की मूर्ति में बैल,
भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, सूअर, मोर, बतख, तोता और कबूतर की मूर्ति पाई गई हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला प्रश्न, सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रमुख वर्ग कौन कौन से थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के समाज में कृषक, कुम्हार, बढ़ई, नाविक, श्रमिक, आभूषण बनाने वाले, शिल्प और दूल्हे महत्वपूर्ण वर्ग थे। हमारा 10वां प्रश्न, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। इनका मुख्य भोजन जौ, गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, दूध और मांस में के तो मछली, भेड़, बकरी, सूअर आदि था। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किन जानवरों को पालते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, कुत्ता, गधे और सूअर को प्रमुख रूप से पालते थे। इस सभ्यता के लोग घोड़े और ऊंट को भी पालते थे, पालतू बनाया। इनके अलावा जंगली सूअर, चिंकारा, हाथी, हिरण और नीलगाय पालने के प्रमाण भी मिले। इसमें पक्को कौन बेरो प्रमाण मिला था, जो जंगली जानवर था ना, सूअर, चिंकारा, हाथी, हिरण और नीलगाय, मतलब जिसने रोज भी बोला करी नीलगाय ने। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मूर्ति का वर्णन करें। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर सींग वाले त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी दाहिनी तरफ हाथी और बाघ, बाईं तरफ गैंडा और भैंसा दिखाया गया है। सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े दिखाए गए हैं। इस मूर्ति को पशुपति शिव की मूर्ति कहा जाता है। इवा एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आयो है, जो 2022 में HBSC ने पूछो था। सरस्वती सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों के नाम बताइए। एक हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो। इजी प्रश्न। इवा अपना आ गया 14 को प्रश्न, यो भी इम्पोर्टेंट है, यो 2022 में पूछो गए थे HBSC द्वारा। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना के कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये निम्नलिखित में है। इस सभ्यता के नगरों के प्राय और पूर्व पश्चिम दिशा में 2 टीले मिलते थे। पूर्व दिशा की टीले पर आवास क्षेत्र, पश्चिम के दुर्ग क्षेत्र होता था। इस सभ्यता की सड़कें नगरों को 5 से 6 भागों में विभाजित करती थी। मैंने आप तो ये पहले पढ़ाए रखो है। सरस्वती सिंधु सभ्यता की एक बंदरगाह का नाम बताओ। यह भी इम्पोर्टेंट है। यह लोथल की बंदरगाह पर किलेबंदे की प्रमाण भी मिले हैं। यो प्रमाण वाला तो मैंने आपने वैसे बताया है। इस पे किलेबंदे के प्रमाण भी मिले थे लोथल की बंदरगाह पे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के विभिन्न प्रकार ये नया है, ये पहले बता देता हूँ मैं आपको। सिंधु सभ्यता के विभिन्न प्रकार के भवनों पर नोट लिखो। इस सभ्यता की आवासीय भवनों में 3-4 कमरे, रसोई घर, स्नानागार, भवन के बीच में एक आंगन होता था। संपन्न लोगों के घरों में कुआं और शौचालय होता था। मकानों की खिड़कियों, रोशनदान, फर्श और दीवारों पर प्लास्टर के सबूत मिले हैं। इस सामुदायिक भवनों को सभा में अनानागार और स्नानागार मिले हैं। भवनों के बनाने में 1:2, 1:2:3 और 1:2:4 अनुपात की ईंटों का उपयोग किया जाता था। देखो यो एक इसमें आप इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें न्यू बुझ हो जा सका है। जो सामुदायिक भवन था उनके अंदर सरस्वती सिंधु सभ्यता में उनके अंदर कौन सी ईंटा को प्रयोग किया जाया कर दो, उसमें वो करो जाया कर दो 1:2:3 और 1:2:4 की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये वापस पढ़ाऊंगा। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक धार्मिक जीवन कैसा था। यो इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
2022 में HBSC द्वारा पूछा गया है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक धार्मिक जीवन कैसा था? सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन निम्नलिखित में है। नगरों को दुर्ग क्षेत्र और आवास क्षेत्र में विभाजित किया जाता था। नगर दुर्गों में संपन्न व्यक्ति या शासन वर्ग निवास करता था। देखो, जो नगर दुर्ग और आवास दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता था। उसमें नगर दुर्ग में तो संपन्न लोग, जिसके पास ज्यादा पैसा था, वह रहा करता, शासक वर्ग, निवासी, राजा महाराजा आदि। आवासीय क्षेत्र में व्यापारी, सैनिक, शिल्पकार और कारीगर आदि रहते थे, मजदूर आदि। इस सभ्यता के समाज में कृषि, कुम्भकार, बढ़ई, नाविक, श्रमिक, आभूषण बनाने वाले, शिल्प और जुलाही महत्वपूर्ण वर्ग थे। इस समय पुरुष और स्त्रियां दोनों आभूषण पहना करते थे। आभूषण के मुख्य रूप से हार, भुजबंद जो उस मूर्ति पर भी दिखाए तो भुजबंद, कंगन, अंगूठी पहनी जाती थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन, ये वापस धार्मिक पढ़ांगा। इस सभ्यता के लोगों मातृशक्ति, पशुपति शिवलिंग, एक सिंग वाले पशु, बैल, सांप, पिप्पल की पूजा करते थे। न्यू बुझे जाओ कि उसमें किस किस चीज की पूजा करा करता, तो मातृशक्ति की, पशुपति शिव की, शिवलिंग की, एक सिंग वाले पशु की, बैल की, सांप की, पिप्पल की पूजा करते थे। इस सभ्यता में अंतिम संस्कार की 3 विधियां थी: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। देखो, जो पूर्ण समाधिकरण में क्या है, जिस तरह की किसी आदमी की डेड बॉडी है, उसमें पूर्ण मतलब कि इस पूरे शरीर ने उसके अंदर, खड्डे के अंदर दबा दियो जाओगे। और उसका बाद में जो आंशिक समाधिकरण है, जिस तरह की जो मृत्यु हुई है जिस आदमी की, उसके जो कई पॉइंटों को निकाल कर, मतलब कि कई पार्टों को निकाल कर 10 जला दिया जाता था, और जो ये बचे हुआ जो था उसको दबा दिया जाता था, आंशिक समाधिकरण। और था तीसरा दाह संस्कार, इसमें पूरे मृत शरीर को जला दिया जाता था। अब समाधि क्षेत्र नगरों से बाहर होते थे। देखो, जो समाधि क्षेत्र थे ना, वो नगरों से बाहर होते थे। शवों को सिर उत्तर की ओर, यो एक विशेष है, जो उसमें जो सर था ना, उनको हेड, सर को तो उत्तर की ओर, और पैरों को दक्षिण दिशा की ओर होते थे। कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण, उपकरण आदि रखे जाते। जो उन दफनाया कर दान है, जिदे उनके साथी मिट्टी के बर्तन, आभूषण, उपकरण आदि रखे जाते थे। देखो, यो आगे लिख तो कौन रखे, मैं अपने वैसे बताऊं। उनका यह मानना था कि जो उनका अगला जन्म होगा तो उन्हें इन्हीं चीज़ों की फिर से ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि जो आभूषण था और जो मिट्टी का बर्तन था, उनकी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। उसका कारण वह साथ में उसने जो वह था ना, आपने मैं बताऊं हूँ, जो ये बर्तन वगैरह उनके साथ में दफना दिया कर दा। अगले जन्म में उसने फिर तक जरूरत पड़ेगी तो वह आड़त निकाल सकी ही। ये पे लोथल किस राज्य में है, ये इम्पोर्टेंट है। 2022 में ये बुझ गए थे। लोथल किस राज्य में स्थित है, यह है गुजरात में। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये राजस्थान में है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, यो है राजस्थान में, इम्पोर्टेंट है, यो भी 2022 में बुझ गए। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ, जो उस सरस्वती सिंधु सभ्यता थी उसको पतन कब हुआ, तो यो भी इम्पोर्टेंट है, 1300 ईस्वी पूर्व। ये सरस्वती सिंधु सभ्यता की मुख्य सड़कों व गलियां कितनी चौड़ी होती थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। सड़कें 9.15 मीटर की और गलियां 3 मीटर की होती थी। ये अपना 2% रह गया, छोटी वीडियो है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के आर्थिक रूप से संपन्न सभ्यता क्यों कहा गया है। देखो, इसमें क्या पूछो गयो है, न्यू पूछो गयो है इस प्रश्न में, सरस्वती सिंधु सभ्यता की आर्थिक
रूप से संपन्न सभ्यता क्यों कहा गया? जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी उसने लोग पूरी सभ्यता संपन्न सभ्यता का क्यों कहा जाता था? सरस्वती सिंधु सभ्यता धार्मिक रूप से संपन्न थी, जो उसके उदार आर्थिक रूप से संपन्न थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। यहाँ लोग मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चावल, मूंग, मसूर, मटर, सरसों, कपास, तिल आदि की खेती करते थे। विशेष प्रकार से की फसल बोने की विधि, कृषि उपकरण, सिंचाई व्यवस्था आदि उस समय कृषि विकास को दर्शाती थी। इस सभ्यता में बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे, सूअर के प्रमुख पाला जाता था। इनका प्रयोग दूध, मांस, खाल, ऊन के लिए होता था। यह सभ्यता वस्तुओं की आयात और निर्यात की भी करती थी। इस स्थल मार्ग से व्यापार बैलगाड़ियों के द्वारा और समुद्री मार्ग के व्यापार नावक के द्वारा किया जाता था। उसके बाद में है सरस्वती सिंधु सभ्यता विश्व को क्या देन है? यो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसने अवश्य याद करें। सरस्वती सिंधु सभ्यता की विश्व है, ये विश्व को क्या देन है? 2023 में HBSC द्वारा पूछा भी गए तो सरस्वती सिंधु सभ्यता की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी वो सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। इस सभ्यता से विश्व को बहुत कुछ सीखने को मिला। इस सभ्यता में नगर नियोजन व्यवस्था को बेहतरीन नमूना देखने को मिला, जिसने नगर में सड़कों व्यवस्था और पानी की जल की निकास की व्यवस्था महत्वपूर्ण थी। इस सभ्यता में कृषि और उसके औजार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता को यह पता चलता है कि कौन कौन से जानवर शुरुआत में पाले जाते थे। इनके अलावा आयात और निर्यात को भी देखने को मिलता है। तो यह चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। इसके मैंने आपको सभी बड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा दिए हैं। इसके MCQ की एक वीडियो और बना के आपके सामने आएगी, जिससे कि आप उन MCQ वाले प्रश्नों को भी याद कर सकें। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और यदि आपका भी यूट्यूब चैनल है और आप उसका प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने 2 दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करके आपको अपने चैनल का नाम कमेंट में लिख देना है, जिससे कि मैं अगली वीडियो जब बनाऊं तो आपके चैनल का नाम उसमें लेकर आपका भी प्रमोशन कर दूं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।